everyone, welcome back to the diaries. Today we are going to start a new chapter which is kinship, caste, and class. In this chapter, we'll see the societal norms which were ongoing at the time of c. 600 BCE to 600 CE. So, without wasting much time, let's get started with the introduction of textual traditions. At the era of 600 BCE to 600 CE, the Indian history witnessed deep economic and political transformation. There were so many transformations ongoing, like agricultural expansion. Agriculture expand कर रहे थे, craft specialization, नई तरह की crafts introduce हो रही थी कि कैसे लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं. Urbanization हो रही थी, like buildings, forts वगैरह built up हो रहे थे. Monetization हो रही थी, ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपेंड हो रहे थे और स्टेट फॉर्मेशन जैसे कि महाजनपदास, मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर हुआ. साइमल्टेनियसली सोशल नॉर्म्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स, किनशिप नेटवर्क्स और क्लास हायरार्कीज में भी बहुत इवोल्यूशन हुआ. किनशिप नेटवर्क्स मींस फैमिली नेटवर्क्स. इस चैप्टर में ये वर्ड्स आएगा बार बार, किनशिप. To reconstruct the social dynamic, historians examine textual traditions ranging from normative Sanskrit text. सोशल डायनामिक्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जो कि संस्कृत टेक्स्ट है, उसमें से धर्म सूत्रार्थ और धर्म शास्त्रार्थ का यूज किया. एपिक नैरेटिव्स जैसे महाभारत और रामायण का यूज किया ताकि वो हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकें इन टेक्स्ट के थ्रू. नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जैसे कि पाली, प्राकृत और तमिल टेक्स्ट का भी यूज किया गया है. नेक्स्ट विल सी द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. आप सबने महाभारत के बारे में सुना होगा, जो कि दो भाइयों के बारे में है, कौरव और पांडव. तो 1919 में एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरली इनिशिएटिव हुआ था जो कि वीएस सुक्थंकर ने किया था. एक संस्कृत स्कॉलर है ये नाम याद रखिएगा, वीएस सुक्थंकर. इन्होंने ये क्या किया था, उन्होंने इस क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को प्रोड्यूस किया था. इसमें क्या मेथड यूज हुआ था, सबसे पहले एक एडिटोरियल टीम सेटअप हुई थी जिसने संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि अलग अलग रीजन में लिखी हुई थी उसको कलेक्ट करा था, जैसे कि देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, इन सब से जो जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी उन सबको कलेक्ट किया था. फिर वर्स बाय वर्स उनका कंपैरिजन किया था और एक सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई थी जिसमें कॉमन थी चीजें, कंसिस्टेंट थी सारे वेरिएंट से. पब्लिक एंड आउटपुट, इसको टोटल 47 ईयर्स लगे थे पूरा कंपाइल करने में, एनालिसिस करके, क्यूमुलेट करके. टोटल 13,000 पेजेस की ये वर्स बनी थी. इसके हिस्टोरिकल इंसाइट्स थे मेन 2. एक तो सब कॉन्टिनेंट कॉन्सेंसस और एक रीजनल एडेप्टेशन. सब कॉन्टिनेंटल कॉन्सेंसस में ये पता चला है कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट हुई थी अलग अलग रीजन से, कश्मीर एंड नेपाल जो कि नॉर्थ और केरला, तमिलनाडु जो कि साउथ में है, इन सब में एक फंडामेंटल कॉमनैलिटी मिली है. मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज मिली है जो कि वर्स में एग्जिस्ट करती है. और जो रीजनल अडेप्टेशंस है, जैसे कि वास्ट नंबर ऑफ लोकलाइज्ड वेरिएंट्स वर डॉक्यूमेंटेड इन फुटनोट्स एंड अपेंडेंसेस illuminating continuous dialogue between ब्राह्मणिकल नॉर्मेटिव आइडियल्स एंड लोकलाइज्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस. यहाँ पे जो ये ब्राह्मणिकल नॉर्मेटिव चलते थे और लोकलाइज्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो हर रीजन में अडेप्टेड थी. नेक्स्ट कम्स हियर विल सी द शॉर्ट इन अ फ्लो चार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल एडिशन बाय वीएस सुक्थंकर. फर्स्ट इन 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. फिर इसको सब कॉन्टिनेंटल ड्राइव में भेजा गया था जिसमें अलग अलग सब कॉन्टिनेंट से कंपाइलेशन हुई थी. फिर इनको कंपेयर करा था सारे टेक्स्ट को, संस्कृत टेक्स्ट को जो इधर से कंपाइल हुए. फिर नेक्स्ट स्टेप में इन टोटल 47 ईयर्स लग गए इसको कंप्लीट करने में. ठीक है. नेक्स्ट वी कम्स किनशिप एंड मैरिज नॉर्म्स. किनशिप मतलब मैंने आपको बताया था फैमिली होता है, फैमिली रिलेशंस, इसमें कजिन्स वगैरह सब आ जाते हैं. जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बहुत वेरी करता था, डिपेंड ऑन द एलाइड स्टेटस. एलाइड मीन्स जो वहाँ का रूलिंग क्लास था वो, उनका स्टेटस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था और अलग अलग रीजन के हिसाब से था. संस्कृत टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि है ना, वहाँ की फैमिली लिंक्स अलग अलग कैटेगरी के थे. जो मेन वोकेबलरी है वो ये है.
कुला कुला मीन्स द इमीडिएट फैमिली और हाउस होल्ड यूनिट लिविंग अंडर अ सिंगल रूफ, जो एक ही छत के नीचे एक फैमिली रहती है उसको बोलते हैं कुला। जाति, इसमें एन साइलेंट है, जाति इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसमें एक बड़ा नेटवर्क है, कुला से थोड़ा बड़ा है ये। इसमें ब्लड रिलेटिव्स आते हैं, जो भी हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, और किन्सफोक होते हैं। किन्सफोक मतलब रिलेटिव्स ही होता है। ठीक है। और वामशा मीन्स एक पैट्रिलिनियल लीनेज बोलते हैं, जो एंसेस्ट्रल डिसेंट से आता है। फैमिली हेरिटेज बोल सकते हैं, जैसे कि ये ग्रैंडफादर, ये फिर फादर, फिर सन, लाइक दिस। नेक्स्ट कम्स द आइडियल पैट्रिलिनी। इधर दो टर्म्स है, एक तो पैट्रिलिनी और एक मैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग द लीनेज फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन। इसमें फादर का लीनेज होता है, जिसमें सन क्लेम करता है राइट्स ओवर पैटर्नल रिसोर्सेज और एंसेस्ट्रल लैंड्स, नॉट डॉटर। ओके। और मैट्रिलिनी में क्या होता है, इसमें डिसेंट और इनहेरिटेंस मदर के थ्रू किए जाते हैं। पैट्रिलिनी आप याद रखिएगा, फादर के थ्रू, पैट्रिलिनी मीन्स पापा, एंड मैट्रिलिनी थ्रू मदर। जो महाभारत का सेंट्रल नरेटिव है, वो एक एग्जामिनेशन पैट्रिलिनी की शो करता है, जिसमें वो बताता है एक फ्यूड, फ्यूड माने कॉन्फ्लिक्ट, किसके ऊपर था ये फ्यूड, टेरिटरी और पॉलिटिकल पावर के ऊपर था, जो कि दो रॉयल कजिन्स के बीच में हुआ था, कौरव और पांडव। ये दोनों रूलिंग कुरु क्लैन से बिलोंग करते थे, जो कि हस्तिनापुर में है। तो उस टाइम पे मैरिज के कुछ रूल्स और फॉर्म्स थे, जो कि सोशल बाउंड्रीज को रेगुलेट करने के लिए बने थे, और वन प्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए। जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, उनमें मैरिज को कैटेगराइज कर रखा है, मतलब डिवाइड कर रखा है कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स में। ये चार तरह की फॉर्म्स है मेनली। फर्स्ट कम्स एंडोगेमी। एंडोगेमी में एक मैरिज स्पेसिफिक यूनिट में होती है, एक किन ग्रुप में, कास्ट में, अपने लोकल में। ये वाइडली प्रैक्टिस होती थी साउदर्न इंडिया में और रॉयल लीनिएजेस में, मतलब एक ही यूनिट में शादी कर देना। एक्सोगेमी में क्या होता था, मैरिज आउटसाइड द यूनिट होती थी, मतलब किसी के गोत्र के बाहर शादी करना। ये सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब वुमेन में होता था, ब्राह्मणिकल लॉ में वुमेन के ऊपर ज्यादा था ये चीज, एक्सोगेमी, एक ही यूनिट के बाहर शादी करना। पॉलीगिनी एक दूसरी तरह की मैरिज है, इसमें प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, एक ही आदमी की बहुत सारी वाइफ्स होती थी, कॉमन अमंग रूलिंग रॉयल डायनेस्टीज। एग्जाम्पल सतवाहनास, इसका एक एग्जाम्पल है सतवाहनास, जिसमें एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां होती थी। पॉलीएंड्री, इसमें वुमन के बहुत सारे हस्बैंड्स होते थे। इसका एग्जाम्पल आप महाभारत में देख ही सकते हैं, द्रौपदी के कितने सारे हस्बैंड से, पूरे पांचों के पांचों पांडव भाई। ये आपको ये टर्म्स याद रखनी है, वन वर्ड में, कैसे भी ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। द लीगल ट्रीटाइज मनुस्मृति आइडेंटिफाइज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मनुस्मृति में 8 तरह की मैरिज है, जिसमें से पहली 4 को अप्रूव किया गया है, जो कि राइट बताई गई है धर्म के अकॉर्डिंग, बिकॉज फादर विलिंगली गिव्स हिज डॉटर विद ऑनर्स एंड गिव्स टू अ लर्नड ग्रूम। इसमें कन्यादान की प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, मीन्स अ गिफ्ट ऑफ डॉटर गिवन बाय हर फादर। और जो लास्ट 4 फॉर्म्स की है मैरिज, वो डिसअप्रूव बताई गई है नॉन ब्राह्मणिकल में, क्योंकि ये ब्राइड प्राइस इन्वॉल्व करती है, एबडक्शन, सिडक्शन और कोर्जन, जबरदस्ती से शादी के बारे में बताते हैं ये लास्ट फॉर्म, तो इसलिए इनको मना करा गया है। पॉलिएंड्री इन महाभारत, अभी आपको बताया था पॉलिएंड्री क्या होती है, जिसमें एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं एक वाइफ के। व्हेन पांडव रिटर्न विद द्रौपदी, उनकी जो मदर थी पांडव की, कुंती, उन्होंने उन लोगों को देखा, और उन, उन अकॉर्डिंग टू उनकी इंस्ट्रक्शंस, कुंती के इंस्ट्रक्शंस पे, जो उन्होंने उनको बोला था कि आपको जो भी मिले आपको वो शेयर करना चाहिए आपस में, तो इसी वर्ड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने द्रौपदी, जो कि एक वाइफ थी, उसको आपस में शेयर करा। 5 ब्रदर्स ने एक ही वाइफ से शादी कर ली। वाइल ब्राह्मणिकल लीगल टेक्स्ट व्यूड पॉलिएंड्री विद दिस अप्रूवल, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो इस मैरिज को डिसअप्रूव करते हैं। हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि बीइंग प्रैक्टिस्ड अमंग वॉरियर्स एलाइट्स और ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ क्राइसिस एंड वॉरफेयर की पॉलिएंड्री इन टाइम्स पे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी वॉर क्राइसिस में। गोत्र सिस्टम फॉर वुमेन,
तो 1000 BC की बात है, पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स में क्लासिफाइड है गोत्र, जो कि नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी वैदिक ऋषिज, जैसे कि गौतम, वशिष्ठ, भारद्वाज, कश्यप, जामदग्नि, इनके थ्रू ये क्लासिफाइड है। टू कोर गोत्र रूल्स, दो रूल्स हैं गोत्र के। एक तो वुमेन को शादी के बाद अपने फादर की गोत्र गिव अप करनी पड़ती है और अपने हस्बैंड की गोत्र शादी में अडॉप्ट करनी पड़ती है। और एक ही मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र, एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। एक्सोगेमी रूल है ये एक, ठीक है ना। ये मेन रूल्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सोशल एनालिसिस, सतवाहना एक्सेप्शन। Inscriptions of Satavahana rulers of Deccan show that many queens retained their father's gods. जो सतवाहना रूलर्स है जो कि डेक्कन में थे, इनमें पता चलता है कि बहुत सारी क्वींस, महारानियां, उन्होंने अपने फादर की गोत्र रिटेन रखी, मतलब उसी को माना शादी के बाद भी। वो जो कि शो करता है वॉयलेशन ऑफ ब्राह्मणिकल गोत्र रूल्स। इसमें ये जो अपन ने ऊपर रूल पढ़ा कि फादर की गोत्र गिव अप करनी पड़ती है, तो उनने इस रूल को नहीं माना। फर्दरमोर सतवाहनास फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी, सतवाहनाज में एंडोगेमी प्रैक्टिस होती थी, जिसमें मैरिंग वुमन फ्रॉम देयर ओन किन ग्रुप्स, जिसमें शादी उसी फैमिली में कर दी जाती थी वुमेन की, सच एज मैटरनल अंकल्स डॉटर्स, जैसे कि मामा के लड़के से शादी कर लेना, ऐसे एक ही फैमिली में शादी कर देते थे सतवाहनाज में। ये एक्सेप्शन थे उस टाइम पे। ये पॉइंट आपको रिमेम्बर रखना है सतवाहना का। सोशल डिफरेंसेस एंड वर्ण कास्ट, द आइडियल वर्ण ऑर्डर, उस टाइम पे एक वर्ण ऑर्डर माना जाता था। ब्राह्मण्स वैलिडेटेड फोर फोल्ड वर्ण हेरारकी बाय एट्रीब्यूटिंग इट टू अ डिवाइन क्रिएशन। जो ब्राह्मण थे वो, ये जो उन्होंने वर्ण हेरारकी बनाई, इसको एक डिवाइन क्रिएशन बोला, ये डिवाइन के थ्रू बनाया गया है। दे साइटेड द पुरुष सुक्ताहाइम फ्रॉम द 10th मंडाला ऑफ ऋग्वेद। ये जो पुरुष सुक्ताहाइम है जो कि 10th मंडल में है ऋग्वेद के, इनका एक सेक्रेट टेक्स्ट होता है वो, जिसमें ये कॉस्मिक सेक्रीफाइस बताते हैं प्रेमाइवल बीइंग का, पुरुष का, क्रिएशन ऑफ वन फ्रॉम हिज बॉडी। एक यू मान लीजिए पुरुष मीन्स ये एक आदमी है, इसकी बॉडी के ऊपर ये, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइए ज्यादा, इसकी बॉडी के ऊपर ये वर्ण सिस्टम बना हुआ है। सी, ऐसे देखिए, जो हेड है इसका, हेड माउथ, ठीक है, फेस, जो भी बोले आप, ये क्या शो करता है, ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण शो करता है। जो इसके आर्म्स हैं वो क्या शो करते हैं, क्षत्रिय। ये वर्ड देखिए, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, ठीक है। और ये इसकी थाइज, थाइज होती है ना, थाइज पैर के ऊपर, वो वैश्यास। और जो शूद्र है, वैश्य शूद्र, शूद्र नीचे, ये फीट को शो करते हैं ऐसे। एक आदमी की बॉडी के ऊपर, ये आदमी कौन है, पुरुष, जो कि ये ऋग्वेद में मेंशन है, इसने सेक्रीफाइस करा है, कॉस्मिक सेक्रीफाइस अपनी बॉडी के ऊपर, ऐसे बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या शो करते हैं, हेड, माउथ, जिसमें ये स्टडी, टीच और सेक्रीफाइस करना इनका काम है। क्षत्रिय जो कि आर्म्स डिनोट करते हैं, इनका काम क्या है, एंगेज इन वारफेयर एंड प्रोटेक्ट, इनका काम है रक्षा करना और युद्ध में जाना। वेश्यास जो एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं, ट्रेड करते हैं, पेस्टोरलिज्म करते हैं, मतलब इनका काम धंधा वगैरह करना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना है, भेड़ बकरी चराना वगैरह। और शूद्र जो कि सबसे लोएस्ट माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ये सर्व अपर थ्री वर्णाज, इनका काम ऊपर के तीन वर्णों को सर्व करना है, इनके लिए काम करना है। ब्राह्मणिकल स्ट्रेटेजीज टू एनफोर्स वर्ण रूल्स, ये वर्ण रूल उन्होंने कैसे बनाए, क्लेम दैट वर्ण हेरारकी वाज द डिवाइन ओरिजिन, इन्होंने क्या क्लेम करा कि ये जो ये इन्होंने वर्ण हेरारकी बनाई है ये डिवाइन ओरिजिन है, मतलब ये भगवान ने बनाई है, भगवान का बनाया हुआ ये पूरा सिस्टम। और इनने किंग्स को एडवाइज किया कि वो वर्ण रूल्स को इंश्योर करे स्ट्रिक्टली अपनी टेरिटरीज में, तो इसलिए ये ब्राह्मणिकल स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं कि उनने कैसे इन रूल्स को एनफोर्स करवाया जबरदस्ती लोगों के ऊपर, ऐसे बता बता के। और एक और थर्ड, परसुएडेड पीपल दैट सोशल स्टेटस वाज परमानेंटली फिक्स्ड बाय बर्थ, उन्होंने लोगों को परसुएड करा
बताया कि ये जो सोशल स्टेटस बना है ये बाय बर्थ फिक्स, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं तब से उनका स्टेटस डिफाइंड है। जो नॉन क्षत्रिय किंग्स थे, मीन्स जो बाय बर्थ क्षत्रियास नहीं थे, although shastras asserted that only kshatriyas could be kings, historical evidence highlights alternative political realities। वैसे तो शास्त्र में मेंशन है कि क्षत्रिय सिर्फ किंग्स ही हो सकते हैं, मगर कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस इसके अगेंस्ट भी बताते हैं, जैसे कि मौर्यास। ब्राह्मणिकल टेस्ट डिस्क्राइब्ड देम बीइंग लो ओरिजिन, इनको नीची जात का बताया गया है, लो ओरिजिन मतलब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ओके। वेयर बुद्धिस्ट लिटरेचर डेपिक्टेड देम एज क्षत्रियास। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट इनको लो ओरिजिन का बताता है, मगर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो इनको क्षत्रियास बताते हैं। और शुंगास और कांडवास ये इमीडिएट सक्सेसर्स थे मौर्यास के, वर ब्राह्मण्स, इनको ब्राह्मण्स बताया गया है। मौर्यास के सक्सेसर थे ये, मतलब पहले मौर्यास फिर उसके बाद शुंगास, इनके सक्सेसर आएंगे। शाकास ये सेंट्रल एशियन फॉरेन इन्वेडर्स व्यूड एज म्लेचास, या फिर बारबेरियंस बोल लीजिए इनको, बाय ब्राह्मण्स। जो ये सेंट्रल एशियन फॉरेन इन्वेडर्स आए थे इनको है ना म्लेचास या बारबेरियंस माना जाता था ब्राह्मण्स के थ्रू। हाउएवर रूलर रुद्रदमन, जो इनका राजा था रुद्रदमन, उन्होंने सुदर्शन लेक को रिनोवेट करा और कमीशन द फेमस जूनागढ़ संस्कृत इंस्क्रिप्शन, और कमीशन करा था एक फेमस जूनागढ़ संस्कृत इंस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट सतवाहनास। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र मीन्स गौतमी का बेटा, पुत्र मीन्स सन, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये इन्होंने अपने मदर का टाइटल अज्यूम करा है। क्लेम टू बी यूनिक ब्राह्मण, ये एक यूनिक ब्राह्मण थे, एक का ब्राह्मण। एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय प्राइड, इन्होंने क्षत्रिय प्राइड को डिस्ट्रॉय करा था। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है सतवाहनास में। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, तो ये कौन थे? ये सब नॉन क्षत्रिय किंग्स हैं। इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जातीस एंड सोशल मोबिलिटी। इस टॉपिक में हम जातीस के बारे में पढ़ेंगे जिनको वन सिस्टम में क्लासिफाई नहीं किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द वन सिस्टम सिर्फ 4 कैटेगरीज थी सोसाइटी में। कौन कौन सी थी वो 4 कैटेगरीज जो हमने ऊपर पढ़ी? एक तो थी ब्राह्मण्स की, एक थी क्षत्रियास की, एक वैश्यास और एक शूद्रास। इन्होंने सिर्फ इन 4 कैटेगरीज के बारे में मेंशन करा था, और जो जो कैटेगरीज इनमें नहीं आती थी उनको जाति में क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। ये जाति फ्लेक्सिबल कैटेगरी थी जिसमें क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के बेसिस पे होती थी। मीन्स कि आप किस तरह का काम करते हैं, आपका क्या ऑक्यूपेशन है। जैसे कि आप भेड़ बकरी चराते हैं तो पेस्टोरल्स, और जो फॉरेस्ट में रहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ऐसे इन सबको जातीज में क्लासिफाई करा था। ये सब वर्ण कैटेगरी के बाहर आती थी, ठीक है। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे एग्जाम्पल में उनको निषाद बोलते थे, और जो क्राफ्ट ग्रुप्स थे उनको स्वर्णकार बोलते थे, गोल्ड स्मिथ। जो सोने की चीजें बनाते थे ना उनको बोलते हैं ये लोग स्वर्णकार। और वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह में आते हैं ये सब। एक टॉपिक है इसमें सोर्स में मानसार इंस्क्रिप्शन, उसमें लिखा हुआ है सिल्क वीवर्स के बारे में, ठीक है। 5th सेंचुरी सीई में हमें मानसर इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चला है एमपी से। यहाँ पे जो गिल्ड थे ना सिल्क वीवर्स के, वो माइग्रेट होके गुजरात से एमपी आए थे। ये बहुत सारे अलग अलग टैलेंट के ग्रुप्स थे। इनमें मेंबर्स थे किस किस के? जो प्रैक्टिस करते थे आर्चरी माने तीरंदाजी करते थे, और स्कॉलर्स थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, रिलीजियस डिवोटीज थे, बहुत सारी कैटेगरीज के लोग इसमें आते थे। ये सब इन लोगों ने क्या करा था, अपनी जितनी भी वेल्थ थी ना उसको एक साथ इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा सन गॉड का टेम्पल बनाया था, कंस्ट्रक्ट करा था, जो कि क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है उनकी मोबिलिटी और पेट्रोनेज। ये लोग कैसे आपस में भाईचारा शो करते थे, कोई एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं समझता था। ये जो जाति सिस्टम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम्स में पूछने की जाति सिस्टम में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, और इसी में
दूसरे भी आते हैं जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कैटेगराइज करते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग को, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, हंटर गैदरर्स जो हंटिंग करते हैं और वो फॉरेस्ट से जमा करके लाते हैं अपना खाने पीने का सामान, पेस्टोरल नॉमेस भेड़ बकरी गाय वगैरह चराने वाले, स्पीकर्स ऑफ नॉन वैदिक लैंग्वेजेस एज आउटकास्ट, इनको कास्ट के बाहर डिक्लेयर कर देते थे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में। एक और कैटेगरी आती है चंडाल्स और अनटचेबल्स की। इनको सबसे नीचा माना जाता था सोशल हायरार्की में, सबसे लोएस्ट लेवल में। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, इन सबके सबसे नीचे आते थे ये लोग। ये क्या करते थे मेनली, ये जो डेड बॉडीज थे ना उनको हैंडल करते थे, मरी हुई लाशों को, और ये एग्जीक्यूट करते थे क्रिमिनल्स को, मतलब फांसी चढ़ाने का काम इनसे करवाते थे। और जो मनुस्मृति है उनमें इनके बारे में लिखे हुए इनके रूल्स ड्यूटीज क्या थी इनकी, और जो फॉरेन अकाउंट से जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने क्या देखा कि चांडाल्स के साथ कैसा बिहेवियर होता है, वो यहाँ पे सोर्स 5 में लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति में क्या क्या रूल्स मेंशन्ड है चांडाल्स के लिए। चांडाल्स को विलेज के बाहर रहना पड़ता था, विलेज बाउंड्रीज के अंदर आना अलाउड नहीं था, और अंदर आते तो देखना अब कैसा बिहेव होता था इनके साथ। इनको है ना डिस्कार्डेड पोर्ट्स, यूज्ड पोर्ट्स का यूज करना पड़ता था, और है ना मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने पड़ते थे, और आयरन के ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे आयरन के, ठीक है। और ये एग्जीक्यूशनर्स को सर्व करते थे। और एक फास यान नाम का चाइनीज पिलग्रिम था, ट्रैवलर था जो चाइना से आया था, उसने बताया कि अनटचेबल्स जब भी एंटर कर जाते थे सिटी में तो उनको एक स्ट्राइक क्लैपर करना पड़ता था, मतलब ताली बजानी पड़ती थी जब भी वो एंटर होते थे, जिससे लोग इनको देख नहीं पाए, अवॉइड करें इनको देखना। वो सोचते थे अगर हम इनको देख लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा मानते थे ये चांडाल्स के लिए। एक और ट्रैवलर था सुआन जांग, ठीक है, इसने बताया कि जो एग्जीक्यूशनर्स और स्केवेंजर्स थे यही चांडाल्स, ये इनको फोर्स किया जाता था कि आउटसाइड द टाउन वॉल्स सर्वाइव करें, मतलब टाउन वॉल्स की दूसरी तरफ ही रहें, अंदर नहीं आए ये, और अंदर आते हैं तो ये आपने देखा ही ऊपर कि क्लैपिंग करके आते थे ताकि लोग इनको देख नहीं पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या सोशल स्टेटस था, फीमेल और मेल में क्या डिफरेंसेस थे उस टाइम पे सोसाइटी में। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टीज, तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो फादर की प्रॉपर्टी थी, स्टेट था, उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था सन्स में उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद, जिसमें जो एल्डेस्ट सन था उसका सबसे ज्यादा शेयर होता था पूरी प्रॉपर्टी में। वुमेन्स के पास कोई क्लेम नहीं था फैमिली स्टेट में, उनके पास कोई राइट नहीं था कि वो इनको क्लेम कर सके, ठीक है। मगर वुमेन के पास ये राइट था कि वो अपने जो गिफ्ट्स थे जो उनको मैरिज में मिलते थे वो अपने पास रिटेन कर सकती थी एज स्त्री धन। क्या बोलते हैं इसको, स्त्री धन जो मैरिज में मिलता था वुमेन को, वुमेन्स वेल्थ, ठीक है। ये बाद में इनके चिल्ड्रन द्वारा इनहेरिट हो जाती थी, ये अपने पास रखती थी मगर फिर बाद में इनके बच्चे इनहेरिट कर लेते थे। हस्बैंड का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था, उसके पास कोई राइट नहीं था कि वो इस वेल्थ को यूज कर सके। मनुस्मृति वार्न करती है वुमन को कि वुमेन इसको फैमिली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होल्ड करके नहीं रख सकती, माने इसको अपने पास जमा नहीं कर सकती ऐसे अलग से बिना कोई ऑथराइजेशन के। सो नेक्स्ट आता है प्रभावती गुप्ता, जो कि एक एक्सेप्शन है फैमिली में जो ये पेट्रियार्की सिस्टम चलते थे उसके अकॉर्डिंग फीमेल और मेल में। जो प्रभावती गुप्ता है वो डॉटर है चंद्रगुप्त सेकंड की और वकाटकास की एक क्वीन है। इनका एक इंडिपेंडेंटली ओन्ड लैंड था जो ये ग्रांट कर दिया था दंगना विलेज में, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये ना लीगल टैक्स रेस्ट्रिक्ट करते थे वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स को, मगर जो रॉयल वुमेन होती थी ना उनके पास कभी कभी अपनी प्रॉपर्टी का इंडिपेंडेंट एक्सेस होता था, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन थी जहां ऊपर वुमेन्स के पास राइट नहीं था कि वो अपनी प्रॉपर्टीज होल्ड करें, मगर इनके पास राइट था और इनने करा भी। अब बुद्धिस्ट क्रिटिक ऑफ वन इनइक्वालिटी, बुद्धिस्ट लोग थे ना, बुद्धिज्म वो रिजेक्ट करता था ब्राह्मणिकल क्लेम्स को कि है ना ये जो सोशल हायरार्की है वो डिवाइन ओरिजिन है, कि ये भगवान के द्वारा बनाई हुई है,
ठीक है ना। इनका एक टेक्स्ट है सूत पिता का, जिसमें मध्यम निकाय है। इसमें एक डायलॉग हुआ था बिटवीन किंग अवंतीपुत्र और इनके डिसाइपल, इनके जो शिष्य हैं कच्छना। उसमें ये बताते हैं कि अगर शूद्र, जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम में, अगर उनके पास वेल्थ है तो जो बाकी के मेंबर्स हैं ना वर्ण सिस्टम के, इनसे ऊपर वाले, वो भी इनको सर्व करेंगे, इनके लिए काम करते हैं। ये क्या शो करता है कि ना वहाँ पे जो इकोनॉमिक पावर है वो बर्थ के अकॉर्डिंग शो नहीं होता, मगर जो सोशल स्टैंडिंग है वो डिटरमाइन करती है। अगर आपके पास वेल्थ है ज़्यादा तो आप इन सबसे ऊपर हो, ये बताता है बुद्धिस्ट सिस्टम में। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है बुद्धिस्ट की, उसमें क्या बताया गया है, जो आगन सूत्र है ना, बुद्धिस्ट मिथ एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड प्रॉपर्टी। स्टेट और प्रॉपर्टी कहाँ से ओरिजिन करती है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, उसमें हम देखते हैं जो ओरिजिनल स्टेट होता है वो पीसफुल होता है, इसमें कोई मिनिमल नीड्स होती है, ज़्यादा नीड्स की जरूरत नहीं होती। फिर बाद में ग्रीड आ जाता है लोगों में, अहंकार, लालच, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट लीड करता है और फिर इससे थेफ्ट और सोशल डिके होता है, चोरी वगैरह बढ़ती है, सोसाइटी बिगड़ने लगती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाद में लोग अपने लिए एक रूलर इलेक्ट करते हैं, वो रूलर काम करता है, लोगों की रक्षा वगैरह करता है, जिसको महासम्मता बनाते हैं। ग्रेट इलेक्ट होता है जिनको ये टैक्स पे करते हैं ये लोग, ठीक है। ये एक बुद्धिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो यहाँ पे बनी हुई है, कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड महाभारत। इसमें हम लैंग्वेज, कंटेंट एंड अथॉरिशिप के बारे में पढ़ेंगे। पहले आते हैं लैंग्वेज पे, मतलब कि इनकी भाषा किस तरह की थी। महाभारत जिस संस्कृत में लिखी गई है ना, वो वैदिक संस्कृत से काफ़ी आसान है। वैदिक संस्कृत जो पुराणिक वैदिक मंत्र में होती है ना, उससे कुछ ज़्यादा ही आसान भाषा में लिखी हुई थी। सिंपल मतलब इसका यही है कि उस वक्त में ये भाषा आम लोगों के लिए समझना ज़्यादा आसान थी। इसके अलावा इसकी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि तमिल, प्राकृत में भी वर्जन्स इसके मिलते हैं। अब आगे आता है इसका कंटेंट डिवीजन। इसको स्टोरी वर्सेस टीचिंग मींस नरेटिव और डायरेक्टिव में डिवाइड करा हुआ है। नरेटिव यानी कहानी है, इसमें कहानी का हिस्सा मान लो इसको एक। इस पार्ट में सारी ड्रामेटिक इवेंट्स, फाइट्स और डायलॉग्स हैं, जैसे पांडव्स और कौरव्स की लड़ाई। और डायडेक्टिक सेक्शन में शिक्षा ज्ञान का पार्ट, इस पार्ट में मोरल लेसन्स, सोशल रूल्स और ज्ञान की बातें हैं, जैसे भगवत गीता जो अराउंड 200 BCE टू 200 CE के बीच में ऐड की गई थी। सोचो एक जैसे मूवी है जिसमें एक्शन ड्रामा भी है और बीच बीच में हीरोज ऑडियंस को लाइफ लेसन देते हैं, वैसे ही है महाभारत। ऑथरशिप लेयर्स, ये महाभारत किसने एक दिन में नहीं लिखी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। महाभारत अलग अलग स्टेजेस में बनाई गई। स्टेज 1 ओरिजिनल कंपोजिशन हुआ था इसका बार्ड्स और सुतास के थ्रू। किसने शुरू हुई, तो बैटल फील्ड हुई थी जब महाभारत में, आपको पता है लड़ाई हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में, जिसमें चैरियोटर्स मीन्स सारथी और पोएट्स जिनको सुतास कहा जाता था, उनने ये किस्से लिखने चालू किए। ये लोग राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे और उनकी जीत और ब्रेवरी पर पोएम सॉन्ग्स बनाते थे। ये ओरल बोल बोलकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चला। फिर स्टेज 2 में ब्राह्मणिकल फेज आया 500 BCE से। इसमें क्या बदला, ब्राह्मण्स ने इन स्टोरीज़ को कलेक्ट किया। कौन सी स्टोरीज़, जो ये सुतास ने लिखी थी ना, इनके साथ राजाओं के साथ जो युद्ध में जाते थे, उनके द्वारा जो स्टोरीज़ थी वो ब्राह्मणों ने लिखी रिटन फॉर्मेट में, कलेक्ट करके पहले, फिर उसको रिटन फॉर्मेट में किया। और फिर क्यों किया उन्होंने ये, क्योंकि ये वो टाइम था जब कुरु और पांडव जैसे किंगडम्स, कुरु और पांचाल जैसे किंगडम स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, तो उनकी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया। स्टेज 3 जिसमें विष्णु और कृष्ण पर फोकस किया गया है। इधर क्या बदला, इस दौरान लॉर्ड विष्णु की वर्शिप बहुत पॉपुलर हो रही थी और कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाने लगा।
इससे क्या हुआ कि टेक्स्ट में बहुत सारे रिलीजियस और मोरल टीचिंग्स माने डायरेक्टिक सेक्शंस ऐड किए गए। इससे टेक्स्ट पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। वर्सेस की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई। ट्रेडिशनल एट्रीब्यूशन सेज व्यास, हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से इस पूरे एपिक का क्रेडिट महर्षि व्यास को दिया जाता है, जिन्होंने इसे कंपाइल एक साथ किया। टॉपिक है एक्सकवेशंस एट हस्तिनापुर। 1951 से 52 के टाइम पे बीबी लाल ने एक्सकवेशन करी थी हस्तिनापुर में, जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। इसको मैच करने के लिए कि ये जो हमने महाभारत में कुरु कैपिटल के बारे में पढ़ा है उससे मैच करती है क्या ये साइट्स, इसलिए उन्होंने एक्सकवेशन करी थी। मेनली यहाँ पे 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले एक्सकवेशन करने पर, जो खुदाई की तो वहाँ से 5 लेवल्स मिले, मगर हमारे लिए सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 इम्पोर्टेंट है। लेवल 2 मिली थी 12th से 17th सेंचुरी BCE के टाइम का है। इधर जो हाउसेस थे वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे, मतलब कच्ची ईंटों से बने हुए थे, और जो रीड प्लास्टर्ड मड वॉल्स थी, यहाँ पे घास फूस से घर बनते थे। और लेवल 3 इससे ऊपर वाली लेवल पे जो हाउस बने वो पकी हुई ईंटों के थे, मड ब्रिक के, मिट्टी की ईंट भी थी और बर्न्ड ब्रिक भी यूज़ होती थी, पकी हुई ईंटें। यहाँ पे टेराकोटा रिंग वेल भी, ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। नीचे इसकी पूरी समरी है क्विक रिव्यू के लिए। सबसे पहले क्रिटिकल एडिशन के बारे में पढ़ा, जिसको VS उप्तंकर ने 1991 में स्टार्ट करा था, और उनको 47 ईयर्स लग गए थे इसको पूरा कंपाइल करने में। टोटल कंपाइलेशन 13,000 पेजेस की हुई। ये महाभारत की अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कंबाइन करा गया था इसमें। फिर हमने किनशिप टर्म्स पढ़े, जिसमें 3 टर्म्स हमने मेनली देखे। एक तो कुला, जिसका मतलब फैमिली, एक छोटी फैमिली जाति जिसमें रिलेटिव्स आ जाते हैं, और वंशा माने लीनिएज। फिर डिफरेंट मैरिज टाइप्स के बारे में पढ़ा। एंडोगेमी, जिसमें इनसाइड द कास्ट मैरिज होती है एक्सोगेमी, आउटसाइड द कास्ट मैरिज। पॉलीगनी, जिसमें एक हस्बैंड की सेवरल वाइफ्स होती है। पॉलीएंड्री, एग्जाम्पल द्रौपदी, जिसमें एक वाइफ के सेवरल हस्बैंड्स होते हैं। मनुस्मृति में 8 फॉर्म्स की मैरिज की, जिसमें से 4 को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में सही माना गया और बाकी 4 को गलत। गोत्र एक्सेप्शंस में सतवाहनास के बारे में लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपने मदर की गोत्र रिटेन करी थी और एंडोगेमी प्रैक्टिस करी थी। मेनली एक्सोगेमी प्रैक्टिस होती थी, मगर इन्होंने गोत्र एक्सेप्शन दिखा के अपनी मदर की गोत्र रिटेन करी और सेम कास्ट में मैरिज करी। वर्ण सिस्टम, जिसमें अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में पढ़ा था। इसमें पुरुष सुक्त थ्योरी देखी, जिसमें नॉन क्षत्रिय रूलर्स थे। अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम सिर्फ क्षत्रिय रूलर्स ही होते थे, मगर इधर नॉन क्षत्रिय रूलर्स जैसे मौर्य, शुंगा, शाका, सतवाहना, इनके बारे में पता चला। जाति और गिल्ड सिस्टम से पता चलता है कि सिल्क वीवर गिल्ड्स थे, जिन्होंने अपना एक टेम्पल बिल्ड करा था खुद के पैसों से। फिर चांडाल्स के बारे में पढ़ा था। अनटचेबल ड्यूटीज इन मनुस्मृति, इनको अनटचेबल ड्यूटीज असाइन करी थी मनुस्मृति के अंदर। और फासियान और स्वान जैंग के अकाउंट से पता चलता है कि इनके साथ कैसा बिहेवियर होता था सोसाइटी में। जेंडर वेल्थ का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था। पैटर्नल स्टेट सन्स के लिए था और स्त्री धन फीमेल्स के लिए था। प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन थी, जिन्होंने अपनी जमीन का दान कर दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगन सूत, इसमें महासमता कॉन्सेप्ट था, जिसमें ये बताया था कि गॉड ने कोई रूलर नहीं बनाया है, बल्कि लोग अपना रूलर खुद इलेक्ट करते थे और फिर उसकी ड्यूटी होती थी उनको प्रोटेक्ट करना। उस रूलर को महासमता बोलते थे। ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से पता चला था। और लास्ट में हमने आर्कियोलॉजी में बीबी लाल की एक्सकवेशन के बारे में पूरा जाना। हस्तिनापुर की एक्सकवेशन जो उन्होंने करी थी 1951 से 52 के टाइम पे। So here the chapter ends of class 12th history, kinship, caste and class. Thank you for watching till the end. Subscribe to Diaries for more such videos and hit the like button if you like the explanation. Thank you.